नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। हम जानते हैं कि पिछले ऑलमोस्ट 2 दशकों से चाइना काफी असर्टिव बना है, अग्रेसिव बना है, काफी एक्सपेंशनिस्ट बना है। लेकिन आज हम लोग चाइना की अग्रेसिवनेस के बारे में बात करने वाले हैं, नॉट फ्रॉम द टेरिटोरियल डोमेन। हम लोग बात करने वाले हैं फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज डोमेन। आप जानते हैं कि UNFCCC में पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट को चाइना एक्सीड कर चुका है। UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यहां पे पेरिस अग्रीमेंट को इंडिया भी मान चुका है, चाइना भी मान चुका है, और उसके तहत चाइना ने, आप जानते हैं कि उन्होंने अनाउंसमेंट की थी 2060 तक वो एमिशन न्यूट्रलिटी पा लेंगे, यानी कि 0 एमिशन टारगेट उन्होंने दिया है बाय 2060। अब यहां पे हम लोग देखेंगे चाइना ये किस तरह अचीव करने की कोशिश कर रहा है। एक केस स्टडी की बात करेंगे। आप यहां पे हेडिंग देख सकते हो, फॉरेन पॉलिसी का ये आर्टिकल है, हाउ सर्बिया एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, हाउ सर्बिया इज बिकमिंग और रादर इट हैज बिकम चाइनाज डर्टी एनर्जी डंपिंग ग्राउंड। तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि चाइना किस तरह अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे अभी वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो उनके देश में हो रही थी उसे शिफ्ट करके दूसरे गरीब देशों में ट्रांसफर कर रहा है। चलिए इस केस स्टडी के बारे में जानेंगे और चाइना की टॉक्सिक पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी IQ पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द ID @RahulSai222। इसके अलावा अगर आप UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, आप जा सकते हो studyIQ.com पे या फिर डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट PSCs एंड अवेल दीज सर्विसेज। काफी ज्यादा डिस्काउंट चल रहे हैं इन जुलाई। एक ऑब्जर्वेशन के साथ हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं चाइना की बात करूं, चाइना की जो कम्युनिस्ट सरकार बनी थी वो थी 1949। अब यहां पे लीडर थे माओ जेडोंग, काफी स्ट्रांग लीडर थे। इन्होंने एक कमांड इकोनॉमी बनाई थी, कल्चरल रेवोल्यूशन उन्होंने किया हुआ था। लेकिन इकोनॉमिक मॉडल क्या फॉलो कर रहे थे कि एक पॉलिटिकल मॉडल काफी स्ट्रांग था, CPC का रूल था, कम्युनिस्ट जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसका रूल था, इकोनॉमी भी उन्हीं का दबदबा चलता था, यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मॉडल चल रहा था। लेकिन माओ जेडोंग के बाद जो अगले लीडर आए, जो सक्सेसर डेंग शाओपिंग, इन्होंने 1978 में ही चाइना की इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया, यानी कि एक मार्केट सोशलिज्म या फिर एक मिक्स्ड मार्केट सोशलिज्म का मॉडल आया, मिक्स्ड कैपिटलिस्ट मॉडल आया चाइना में, जहां पे आप देख सकते हो पॉलिटिकल सिस्टम अभी भी सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि सब कुछ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में है। लेकिन इकोनॉमिक डोमेन में उन्होंने ओपन अप कर दी अपनी इकोनॉमी। और यहां पे आप देख सकते हो, मैं 1978 अगर डेट दे दूं, इनफैक्ट अगर इसमें आप 12 साल ऐड भी कर लीजिए, 1990 तक मैं कह सकता हूं कि इंडिया और चाइना इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक नंबर्स काफी सिमिलर थे। लेकिन 1990 के बाद आप देख सकते हो चाइना ने बहुत ही बड़ा एक लीपफ्रॉग कर लिया है इन कंपैरिजन टू इंडिया। अब स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हो, नंबर्स आप देख सकते हो, GDP नंबर्स आप अगर चाइना के देखोगे तो पिछले 2 से 3 दशकों में आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट डबल डिजिट ग्रोथ चल रही है। आई वुड से फ्रॉम 2015 थोड़ा सा कम जरूर हुई है, लेकिन 2015 से पहले इट वाज डबल डिजिट। और इसकी वजह से वो क्या बने, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जरूर बने। आज वो चैलेंज कर रहे हैं किसे? आज वो चैलेंज कर रहे हैं USA को। इनफैक्ट कई साल में तो ऐसा होता है कि दे आर राइट नाउ द बिगेस्ट इकोनॉमी, ये भी कहा जाता है। दे आर चैलेंजिंग द US हेजिमनी, इजंट इट? अब इस सब का एक एडवर्स इंपैक्ट भी होगा। हम लोगों ने देखा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ, काफी ज्यादा GDP डेवलपमेंट हुई, GDP ग्रोथ हुई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, वेयर इन ब्रिटेन एंड इन यूरोप, और वहां पे पोल्यूशन भी काफी ज्यादा हुआ। अब चाइना के साथ भी यही हो रहा है। चाइना ने पिछले जो 4 दशकों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाई है, उसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन काफी हो चुका है, पब्लिक हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट आ चुका है चाइना में। सो चाइना टुडे इज सफरिंग फ्रॉम वाइड स्प्रेड एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। अग्रीड। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें चाइना की, देखिए चाइना का जो एनर्जी मॉडल है, इट इज राइट नाउ एडिक्टेड टू कोल। हाफ ऑफ ग्लोबल कंजम्पशन जो कोल का होता है वो चाइना में होता है। अगर हम लोग 2020 की बात करें, चाइना ने 2020 में ही 3 times दे बिल्ट मोर कोल पावर प्लांट्स इन कंपैरिजन टू द एंटायर वर्ल्ड। इनफैक्ट इन 2019 उनकी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन थी, आप यहां पे देख सकते हो 2017 का मैंने फिगर दिया हुआ है, चाइना की एमिशन देखिए, ग्लोबल एमिशन में कितना परसेंटेज था, 27, यानी कि मोर देन 1/4 इट कम्स फ्रॉम चाइना। 2019 में तो उन्होंने सारी डेवलप कंट्रीज को कंबाइन करके, अगर चाइना को बगल में रखोगे तो चाइना की ग्रीन हाउस गैस एमिशन डेवलप कंट्रीज से भी ज्यादा है। यू कैन सी हियर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट
emits around 27%, चाइना alone emits around 27%. अब अगर हम लोग UNFCCC की बात करें, वहां पे नेगोशिएशन की बात करें, देखिए चाइना और इंडिया ये कहते हैं कि उनकी पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा ह्यूज है, इंडिया तीसरे नंबर पे आता है, काफी ह्यूज है, तो पर कैपिटा एमिशन अभी भी काफी कम है। यानी कि अगर हम लोग एक इंसान का एमिशन देखें इन इंडिया एंड चाइना, वो काफी कम है, ये कहते हैं एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडिया। अगेन चाइना ऑल्सो आर्ग्यूज द सेम, बट नॉनदलेस एक चीज तो तय है कि चाइना इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एमिटर। लेकिन चाइना की क्या पॉलिटिक्स चल रही है, देखिए चाइना देन एंड चाइना नाउ का अगर कंपैरिजन करें, चाइना देन के लिए टॉक्सिक पॉलिटिक्स जो मैंने टर्म यूज किया है, काफी इंटरेस्टिंग सी बुक है यांगजाओ वांग की। वो यहाँ पे चाइना एनवायरमेंटल हेल्थ क्राइसिस के बारे में लिखते हैं। चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रही है, जीडीपी नंबर्स आर स्टैगरिंग, बट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज ऑल्सो स्टैगरिंग। तो ये थी उनकी पॉलिसी पहले। अभी जो उनकी पॉलिसी है वो कहते हैं कि UNFCCC में, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में, कार्बन न्यूट्रल बनेंगे, जीरो एमिशन बाय 2060, जीरो नेट एमिशन बाय 2060, यानी कि जितना एमिट कर रहे हैं उतना वो बेसिकली केटर भी करेंगे उसके लिए थ्रू दी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मेथड्स। अब ये कैसे कर रहे हैं, यहां पे अगर आप देखें इनका एक स्ट्रैटेजी बना हुआ है। हम जानते हैं इनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, तो यहां पे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स कहते हैं वन ऑफ द मोटिव्स बिहाइंड द चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज बेसिकली टू आउटसोर्स द पोल्यूशन एंड आउटसोर्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। यानी कि जो चाइना में अभी पोल्यूशन हो रहा है, उस पोल्यूशन को वहां पे एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसको सिंपल आउटसोर्स करें और दूसरी जगह भेजें। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये भाग है, हम लोग सर्बिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो सर्बिया इट कम समवेयर हियर, आप देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्की के थोड़ा सा बगल में। इनफैक्ट कनेक्टिंग लिंक माना जाता है ईस्टर्न यूरोप, जो मेनलैंड यूरोप है यानी कि डेवलप्ड यूरोप, टू द एशियन साइड, इट्स अ कनेक्टिंग लिंक वेरी सिमिलर टू टर्की। तो क्या कर रहे हैं ये लोग, जो कंट्रीज दे आर इन द डायर नीड ऑफ फाइनेंसिंग, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एनवायरमेंटल रिस्क को बेसिकली नजरअंदाज करते हुए। अब सर्बिया के केस स्टडी के बारे में जानते हैं। सर्बिया क्या कर रहे हैं, देखिए सर्बिया एक बहुत ही पोटेंशियल कैंडिडेट है, चाइना की जो टॉक्सिक पॉलिटिक्स का भाग बन चुका है ऑलरेडी। अगर हम लोग सर्बिया की लोकेशन देखिए, मैंने आपको बताया कि काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, इसकी क्रिटिकल ज्योग्राफी बहुत जरूरी बन जाती है। ये एक कनेक्टिंग लिंक है इस तरफ एशिया की तरफ और इस तरफ जो डेवलप्ड यूरोप है। डेवलप्ड यूरोप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर चाइना, और बीच में सर्बिया, जैसे कि मैंने कहा कि इस्तांबुल से जरूर गुजरता है टुवर्ड्स मॉस्को, जो इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था। तो इट डज पास थ्रू द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, द प्रीवियसली स्लाविक कंट्रीज, यूगोस्लाविया की कंट्रीज। अब यहां पे देखिए सर्बिया का अगर हम लोग मैप देखें, आपको ध्यान देना है कि सर्बिया की पोटेंशियल लोकेशन कुछ इस तरह की है। सर्बिया की कैपिटल सिटी है बेलग्रेड, आपको ध्यान देना है इस पे। और हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं स्मेडेरेवो के बारे में, और हम लोग बात करने वाले बोर सिटी के बारे में भी। लेकिन आपके लिए एक सवाल है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये जो सर्बिया है पहले एक बड़े देश का भाग हुआ करता था। अगर हम लोग 1992 के पहले की बात करें, देखिए यहां पे यूगोस्लाविया एक बड़ी कंट्री थी, और सर्बिया के जो भी नेबर्स है वो भी यूगोस्लाविया के भाग थे। 1992 में नए देश बने, इनफैक्ट 2006 में और भी कुछ कंट्रीज बने, जिसमें कोसोवो एक है, और कोसोवो को आज भी सर्बिया नहीं मानता है एज अ कोसोवो एज अ कंट्री। तो विवाद चल ही रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए यूगोस्लाविया के जो सक्सेसर स्टेट्स है वो कौन है, और थोड़ा सा यूगोस्लाविया हिस्ट्री के बारे में जरूर पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ पर्सपेक्टिव। चलिए वापस चलते हैं और बात करते हैं क्यों सर्बिया एक बहुत ही अच्छा सूटेबल कैंडिडेट है फॉर टॉक्सिक पॉलिटिक्स ऑफ चाइना। एक तो मैंने आपको बता दिया क्रिटिकल ज्योग्राफी जरूर है, और रिलेटिवली लेस डेवलप्ड है। अगर हम लोग इस रीजन की बात करें, इनफैक्ट एंटायर ईस्टर्न यूरोप इज वेरी डिफरेंट कंपेयर टू द वेस्टर्न यूरोप। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोल्ड वॉर का टाइम था, एक आयरन कर्टन बन चुका था वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के बीच। ये साइड कम्युनिस्ट USSR के साथ था, और ये साइड डेवलप्ड वेस्ट यानी कि लिबरल कंट्रीज की तरफ था। तो इसीलिए रिलेटिवली लेस डेवलप्ड कंट्रीज मानी जाती है। और आप मुझे बताइएगा एक और चीज भी कमेंट सेक्शन में, मैंने अभी सवाल पूछा था, क्या सर्बिया भाग है यूरोपियन यूनियन का, यस और नो? अगर नहीं है तो पोटेंशियल रीजन इज वन ऑफ दिस ऑल्सो, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसकी जो पॉलिसीज है। इसके अलावा सर्बिया की एक और रीजन भी है, वो काफी सुटेबल कैंडिडेट बनता है क्योंकि अमीनेबल पॉलिटिशियंस है यहां। अब अगर हम लोग सर्बिया के राष्ट्रपति की बात करें, सर्बिया के राष्ट्रपति है अलेक्जेंडर वुचिच, राइट? अलेक्जेंडर वुचिच
इनफैक्ट 2017 में वो राष्ट्रपति बने, लेकिन उससे पहले ही मैं कह सकता हूं कि 2012 से ही वो पावर में ही, 2012 के बाद वो एक बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। 2017 में तो सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी जो उनकी है उसके लीडर बने और वहां पे वो प्रेसिडेंट भी बने। अब ही इज कंसिडर्ड एज एन ऑटोक्रेटिक लीडर, और जब से वो आए तब से चाइना के काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स यहां पे आ चुके हैं। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि अलेक्जेंडर वुचिच हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मीडिया ऑल्सो, एंड द मीडिया इन सर्बिया इज क्वाइट बायस्ड। यहां पे चाइना की क्रिटिसिज्म ज्यादा होती नहीं है, तो इसीलिए चाइना की इन्वेस्टमेंट भी भारी मात्रा में सर्बिया में आ रही है। अब एक तरफ इन्वेस्टमेंट तो आ ही रही है, देखिए चलिए बात करते हैं कितना इन्वेस्टमेंट आया है चाइना इन सर्बिया। अगर बात करें 2010 और 2019 के बीच चाइना ने सर्बिया में 1.6 बिलियन यूरोस, अप्रोक्सीमेटली $2 बिलियन US डॉलर्स इन्वेस्ट किए। इसके अलावा अगर हम लोग चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर लोन की बात करें, सर्बिया को काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दिया है एज पार्ट ऑफ BRI ऑल्सो। 7 बिलियन यूरोस का इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दिया हुआ है सर्बिया को। इसका मतलब क्या है, चाइना इज इन्वेस्टिंग हैविली। अब ये तो क्वाइट कॉमन है क्योंकि हम लोग मल्टीपल डिस्कशंस में चाइना के बारे में बात करते आते हैं। चाइना की जो युआन डिप्लोमेसी चलती है, इट इज क्वाइट नॉर्मल। लेकिन यहां पे क्विड प्रो को रिलेशन चल रहा है। क्या है, सर्बिया एक तरफ सर्बिया को क्विक और इजी पैसा मिल रहा है। अब सर्बिया इज नो एक्सेप्शन, सर्बिया ही नहीं, आप बात कर सकते हो पाकिस्तान की, चाइना की, बांग्लादेश की, बहुत सारे कंट्रीज है व्हिच आर लुकिंग फॉर क्विक एंड इजी मनी। सर्बिया इज ऑल्सो सेम, बट what China is doing here, China has given it money, infrastructure loan. China has also taken over its debt-ridden industrial facilities. अब सर्बिया की बहुत सारी कंपनीज को टेक ओवर कर चुके हैं चाइनीज। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूं। और चाइना का मेन गोल ये है कि अपनी जो कोल रिलेटेड टेक्नोलॉजी है उसको शिफ्ट करें। मैंने आपको बताया था कि चाइना कैसे 2060 तक जो एमिशन न्यूट्रलिटी का प्लेज लिया है उसको कंप्लीट कैसे कर रहा है। सर्बिया इज अ क्लासिक एग्जांपल। यहां पे अपनी कोल की टेक्नोलॉजी ये लोग सर्बिया में डाल रहे हैं, तो अपने यहां पे पोल्यूशन कम हुआ, लेकिन सर्बिया में तो पोल्यूशन चल ही रहा है। तो नेट पोल्यूशन इन द वर्ल्ड इज स्टिल द सेम। अब 2010 में क्या हुआ, चाइना ने मॉडर्नाइज किया कोस्टोलैक कोल पावर प्लांट। यहां पे धीरे धीरे उन्होंने शुरू कर दी सर्बिया को डिपेंड कराना ऑन कोल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा 2014 में उन्होंने एक कोल पावर प्लांट ले लिया, कोलुबारा बी। चाइना टुक ओवर दिस, चाइना गिव द फंडिंग। क्यों? क्योंकि जो यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है उन्होंने फाइनेंसिंग नकार दी थी, इसके चलते चाइना ने इनको फाइनेंसिंग दी। 2016 में एक विजिट की जी जिनपिंग ने टू सर्बिया, और यहां पे जो ट्रबल्ड ही स्टील थी उसको टेक ओवर किया चाइना ने, और ये हुआ था सर्बिया की जो सिटी थी स्मेडेरेवो में यहां पे। इसके अलावा 2018 में चाइना की जीजिन माइनिंग ने 63% स्टेक ले लिए बोर माइंस में। बोर माइन, जो बोर जगह मैंने आपको बताई थी, कॉपर माइनिंग होती है। और आपको ध्यान देना है कि 2018 में चाइना की माइनिंग कंपनी ने यहां पे कब्जा कर लिया, और 2020 में यानी कि पिछले साल यही बोर माइन से सबसे ज्यादा कॉपर एक्सपोर्ट हुआ है टू चाइना। तो चाइना ने डिपेंडेंसी जरूर क्रिएट की है। अब देखिए, आपको लगेगा ये क्या ही हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि चाइना पैसा डाल रहा है और चाइना पैसा बना रहा है और खुद कॉपर भी ले रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इट्स जस्ट बिजनेस। बट इस बिजनेस से कॉन्सिक्वेंस किसे हो रहा है, प्रॉब्लम किसे हो रही है, एडवर्स इंपैक्ट किस पे हो रहा है? द कॉन्सिक्वेंसेस आर बीइंग फेल्ट ऑन सर्बियन सिटीजन्स। अगर हम लोग देखें, सर्बियन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने 2009 में ही बताया कि स्मेडेरेवो जो सिटी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो एयर पोल्यूशन में हाईएस्ट नंबर पे, पूरे यूरोपियन यूनियन में जो स्टैंडर्ड है 120 डेज इन अ ईयर उससे कम होना चाहिए पोल्यूटेड एयर, लेकिन स्मेडेरेवो में उससे ज्यादा होता है। इनफैक्ट स्मेडेरेवो में नियर बाय एक विलेज है रैडिनाक, वहां पे जो ही स्टील प्लांट जो चाइना ने लिया हुआ है, वहां पे रेड डस्ट रेनिंग इज अ यूजुअल अकरेंस, यानी कि जब बारिश होती है तो लाल पानी की बारिश होती है, रेडिश जो रस्टी कलर होता है उसकी बारिश होती है। इसके अलावा सितंबर 2020 में द सिटी ऑफ बोर दे फाइल्ड अ क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट द माइनिंग कंपनी जिन्होंने टेक ओवर किया था कॉपर माइनिंग, जिन्होंने बोर माइंस को जिन्होंने टेक ओवर किया था, जीजिन माइनिंग, उनके खिलाफ एक कंप्लेंट की थी। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि सर्बिया में पोल्यूशन रिलेटेड डेथ सबसे ज्यादा है और पूरे विश्व में इट रैंक्स 9th नंबर। इसीलिए यूरोपियन पार्लियामेंट इट हैज आल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स अबाउट द चाइनीज इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स फंडिंग इन सर्बिया ओविंग टू द एनवायरमेंटल ग्राउंड्स इटसेल्फ। लेकिन द प्रोजेक्ट्स आर स्टिल कंटिन्यू। जो मैंने आपको बताया था यहां पे जीजिन माइनिंग में, यहां पे अभी 2021 में इनको एक और एरिया माइन करने की अनुमति दी गई है चाइना को। सो द माइनिंग इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन सर्बिया।
लेकिन बड़े सवाल उठते हैं। कॉन्सिक्वेंस किस पे हो रहा है? कॉन्सिक्वेंस सर्बियन सिटीजन्स पे हो रहा है। पैसा कहां से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है, अभी फिलहाल बेलग्रेड यानी कि जो सर्बिया की कैपिटल सिटी बेलग्रेड मैंने यहां पे इस्तेमाल किया, इट इज वेरी मच एमिनेबल टू बीजिंग टॉक्सिक पॉलिटिक्स। अब इसकी वजह से एक तो देखिए, बिल्कुल पैसा तो आ ही रहा होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। अगर आप सर्बिया की जीडीपी नंबर्स देखोगे, इट वुड बी इंप्रूव्ड, बट ये ध्यान में रखना चाहिए कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होगी। अगर सर्बियन सिटीजन्स नाखुश है, सर्बियन सिटीजन्स के ऊपर कुछ दुष्परिणाम हो रहा है पोल्यूशन की वजह से, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सर्बियन गवर्नमेंट की होती है। क्योंकि चाइना तो हाथ खड़े कर देगा, चाइना ये कहे कि हम लोगों ने पैसा दिया, टेक्नोलॉजी दिया, लेकिन अल्टीमेटली अप्रूवल कहां से? अल्टीमेटली it is the Serbian government which will be responsible to it. So Serbian government has to do something as soon as possible. अब देखिए, इस पूरे चर्चा में जो प्रो एनवायरनमेंट होते हैं या फिर जो प्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं, उन दोनों के बीच काफी टसल चलती ही रहेगी। अब कुछ कहेंगे नहीं, आर्थिक विकास तो चाहिए ही चाहिए, कुछ कहेंगे कि हम लोग को पर्यावरण को बचाना है। अब इस चीज को बैलेंस कैसे करें? देखिए, काफी एक कह सकता हूं कि एज ओल्ड डिबेट है। इनफैक्ट जब से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, तब से ये तो चर्चा का विषय है ही कि डेवलपमेंट पे ध्यान दे कि एनवायरनमेंट पे ध्यान दे। अब इंडिया में भी ये क्लासिक केस स्टडी है, क्योंकि इसका एक लेसन हम पे भी बनता है, क्योंकि हम भी ये बैलेंस करना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट। अब ये चीज सही है कि एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, लेकिन कोई भी अगर गरीब देश हो या फिर एक डेवलपिंग कंट्री हो, लीस्ट डेवलप कंट्री हो, तो उन्हें वहां पे बैलेंस करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। लेकिन एक लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। देयर हैज टू बी अ लाइन विच शुड बी ड्रॉन, कि एक लिमिट होनी चाहिए जिस हद तक हम लोग स्टैंडर्ड्स को बेंड कर सकते हैं। उस लिमिट के बाद चले जाए तो यू सॉ व्हाट हैपेंड, रेड डस्ट रेनिंग, यानी कि बारिश ही आपको रस्ट कलर की, लाल कलर की हो रही है। वहां पे पोल्यूशन रिलेटेड डेथ सबसे ज्यादा हो रही है सर्बिया में। सो वन नीड्स टू रिमेंबर कि जीडीपी है, पैसे की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो, नंबर्स हो इन जनरल कि हमारा देश इतना आर्थिक विकास कर रहा है, इतने नंबर्स कर रहे हैं, तो उस नंबर से भी काफी जरूरी चीज ये होती है कि आपके खुद के जो नागरिक है, अगर वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, वहां भी इतनी ज्यादा पोल्यूशन है, तो उन नंबर्स का फायदा ही क्या? ये सवाल जरूर उठना बनता है। क्योंकि देखिए, ये तो एज ओल्ड डिबेट है। प्रो डेवलपमेंट जो इकोनॉमिस्ट रहेंगे वो आपको कहेंगे कि नहीं डेवलपमेंट होना चाहिए, एनवायरमेंटलिस्ट कहेंगे नहीं एनवायरमेंट बचाना है। लेकिन एक फाइन लाइन ड्रॉ करने की काफी ज्यादा जरूरत है, और कहीं ना कहीं सर्बिया ने इस फाइन लाइन को पार जरूर किया है, जिसका दुष्परिणाम उनके नागरिकों पे हो रहा है इवेंचुअली। विद दैट, लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।